सारे स्टूडेंट्स आ जाइए, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। मैं बढ़िया, आप बताइए। कल क्लासेस है नहीं क्या? एक आधी क्लास तो होगी मुझे लगता है, शायद। देखना पड़ेगा। 30 को तो नहीं होगी, संडे तो नहीं होगी ऑब्वियसली बात। लेट मी जस्ट चेक इट वंस। मैं बताता हूँ, देखो आईसीटी की एक ही क्लास है, बताता हूँ उसके बारे में। कल तो स्पेशल क्लास है ना एक आपकी, और 30 को कोई क्लास नहीं है। 31 को भी आई थिंक पेपर 1 की कोई क्लास नहीं है। लेट्स जस्ट चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग का थोड़ा सा रह गया है हमारा, ठीक है। पहले उसको खत्म करेंगे, उसके बाद स्क्वायर ऑफ अपोजिशन शुरू करेंगे। हम यहां पर थे, ठीक है जी। प्लीज अब अपनी बातें बंद और क्लास पे ध्यान दीजिए। हम इस वाली स्लाइड पर थे जहां पर हमने ये समझ लिया था कि कोजेंट और अनकोजेंट प्रीमाइस में, सॉरी, आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है जी। तो हम जो डिडक्टिव में पढ़ के आए हैं वही सारी चीजों को इंडक्टिव में पढ़ रहे हैं। बस इसमें थोड़ा सा फर्क क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा वो क्या है कि यहाँ पर ना इसकी कुछ टाइप्स आती हैं। देयर आर सम टाइप्स, ठीक है जी। हमारे पास कुछ टाइप्स हैं जो किस पे बेस्ड है, कुछ टाइप्स हैं जो आपकी, आप ऐसा बोल सकते हो कि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट पे बेस्ड है। या आप ऐसा कह सकते हो कि भाई प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, ठीक है जी। किस पे बेस्ड है? प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। मतलब प्रोबेबिलिटी को बेस बना के कुछ टाइप्स हैं किसकी? इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की। कुछ टाइप्स हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की जो हमने यहां पर अभी पढ़नी है। पहले यहां पर देखो, ये मैं से एग्जांपल आप लोगों को पहले भी दे चुका हूं, बट स्टिल हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। देखो, उसने बोला कि इस कूलर में 30 कैंस हैं, ठीक है। एक कूलर है, उसके अंदर 30 कैंस है, 30 बोतलें हैं, और उसमें से 25 बोतलों को रैंडमली सिलेक्ट किया गया। आपने उसमें से
25 बोतलों को रैंडमली सिलेक्ट किया। जैसे ही आपने 25 बोतलों को सिलेक्ट किया, ऑल द कैंस प्रोबेबली कंटेन सोडा, तो सभी में सोडा था। 25 जो सिलेक्ट की उसमें सोडा था। तो इससे आप लोग क्या डिसाइड कर सकते हो, इससे आप लोगों ने क्या जज किया कि जो बाकी की 5 होंगी उसमें भी सोडा होगा, या मतलब सभी में सोडा होगा, क्योंकि यहां पर जो ये इसको कोजेंट, ये इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, ये कोजेंट नहीं बनाता है, दिस इज नॉट कोजेंट एक्चुअली, दिस इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, कोजेंट नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो 50% से ज्यादा है। क्या है? मोर देन 50% है। इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो मोर देन 50% है। और अगर आप एक्चुअली में 30 बोतलों को चेक करो, मतलब 25 तो चेक कर ली, और बाकी की 5 में भी अगर सोडा हुआ रियल में, तो ये स्ट्रॉन्ग के साथ साथ क्या बन जाएगा? कोजेंट बन जाएगा। नेक्स्ट, अब कूलर में 30 कैन हैं, 30 में से आपने 3 को सिलेक्ट किया। 30 में से आपने कितनों को सिलेक्ट किया? 30 में से आपने सिर्फ 3 को सिलेक्ट किया। 30 में से आपने 3 को सिलेक्ट किया, और उन 3 में सोडा है, तो आप बोल रहे हो कि सभी में सोडा होगा, तो ये आपका एक वीक आर्ग्यूमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी लेस देन 50% है। और तीसरा, एवरी मोंकी आई हैव सीन, मैं बंदा बोला कि मैंने 500 मोंकी देखे हैं और सभी के नीले दांत थे। ये दांतों का मेकअप करते थे क्या? देयरफॉर नेक्स्ट मोंकी आई विल सी प्रोबेबली हैव ब्लू टीथ। तो ये स्ट्रॉन्ग तो है, क्योंकि 500 बंदर देख लिए, सारे बंदर नीले दांत वाले थे। तो ठीक है, बंदरों का कलर के साथ कोई कॉम्बिनेशन होता है, मगर नीले के साथ तो नहीं होता। तो आप इसको स्ट्रॉन्ग तो बोल सकते हो, बट कोजेंट नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये रियल लाइफ में ट्रू नहीं होता। स्ट्रॉन्ग तो होगा, पॉसिबिलिटी तो है, क्यों? क्योंकि आपने इतने सारे बंदर देख लिए, तो आपको सभी के जो दांत है वो नीले नीले नजर आए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको 100% ट्रू मानोगे, कि वो रियल लाइफ में भी ट्रू है। उसकी रियल लाइफ की ट्रुथ के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, राइट? तो ये स्ट्रेंथ एडमिट्स ऑफ डिग्री, तो जो स्ट्रेंथ होती है वो डिग्री के बारे में बात करती है। मतलब क्या हुआ कि आर्ग्यूमेंट कैन बी स्ट्रॉन्गर और वीकर। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि एक आर्ग्यूमेंट है, या तो वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है या वीक हो सकता है। और ये स्ट्रॉन्ग और वीक किस पे बोलते हैं हम? पॉसिबिलिटी पे बेस्ड। हम किस पे बेस बनाते हैं? हम पॉसिबिलिटी को बेस बनाते हैं कि पॉसिबली ये ट्रू हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इट कैन बी ट्रू और इट कैन नॉट बी ट्रू। हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। जितने ज्यादा एविडेंस अवेलेबल होंगे उतना आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होगा। बात घुमा फिरा के वही बोली जा रही है कि जितने, समझ रहे हो? अब देखो, 30 में से अगर 3 है तो कम है, 25 है तो ज्यादा है। मतलब 30 में से 3 है तो वीक है, क्योंकि एविडेंस कम है। बट वहीं 30 में से अगर 25 एविडेंस हमारे पास मौजूद है, या 30 में से 25 के बारे में आप लोगों को पता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? दैट विल बी यूर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। तो जितने ज्यादा प्रूफ होंगे उतना आर्ग्यूमेंट आप लोगों का क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन द ट्रुथ ऑफ प्रीमाइसिस। जैसे वैलिडिटी ट्रुथ पे डिपेंड नहीं करती, उसी तरीके से स्ट्रेंथ भी ट्रुथ पे डिपेंड नहीं करती है। वो उसको तो हम सच ही मान के चलते हैं, ठीक है? हम अजम्पशन मान के चलते हैं कि ये ऐसा हुआ होगा। अब वो हुआ है या नहीं हुआ, अब उसके ट्रुथ के बारे में कहां पर बात आएगी? ये ट्रुथ कहां पे काम आएगा?
जब आपने ये चेक करना होगा कि आपका आर्ग्यूमेंट कोजेंट है या अनकोजेंट है। कब चेक करेंगे कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है भाई वो कोजेंट है या अनकोजेंट है, वहां पर आप इसको इस्तेमाल करोगे। ठीक है, गुड आर्ग्यूमेंट मस्ट बी कोजेंट। एक आर्ग्यूमेंट कोजेंट तब होगा, स्ट्रेंथ एंड कोजेंसी। कोजेंसी का कनेक्शन किसके साथ है? कोजेंसी का कनेक्शन होता है कंटेंट के साथ। कोजेंसी का कनेक्शन किसके साथ होगा? कंटेंट के साथ, इन द सेंस कि उसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, जो चीजें रियलिटी में लिखी हुई हैं, वो ट्रुथ है। वो ट्रुथ है। अब वीक आर्ग्यूमेंट वीक कैसे हो सकता है? प्रीमाइसिस डज नॉट मेक द कंक्लूजन मोर प्रोबेबल और यू कैन शो दैट एटलीस्ट वन प्रीमाइसिस इज अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, वही पहले वाली बातें जो आप लोगों को पहले भी बताई थी। अब एक बार चार्ट देख लेते हैं, इसका भी चार्ट लो इसको। एन आर्ग्यूमेंट इन विच ट्रूथ ऑफ प्रीमाइसिस इज सुपोज। वहां पर क्या था? वहां पर कंक्लूसिव था। वहां पर क्या बोला था? वहां पर कंक्लूसिव निकालने की बात हो रही थी, यहां पर सुपोज की बात हो रही है। सुपोज मतलब कि हम सिर्फ अज्यूम करके चलते हैं, होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, हम अजम्पशन बनाते हैं तो एक प्रोबेबिलिटी होती है। किसके बारे में बात करते हैं? वी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी। देन आता स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब है जब एक्चुअली में वो उसको साबित कर देगा। जब आपका आर्ग्यूमेंट है वो एक्चुअली में उस चीज को साबित कर देगा। एन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इन विच द ट्रूथ ऑफ प्रीमाइस रियली डज प्रूव दैट कंक्लूजन इज प्रोबेबली ट्रू। जब वो एक्चुअली में ये बता देगा कि हाँ जो हमारा कंक्लूजन है वो एक्चुअली में ट्रू हो गया, हमें कंफर्म कर दिया उसने, 50% से वो ज्यादा हो गया। जब वो 50% से ज्यादा हो गया तो आप उसको स्ट्रॉन्ग बोल दोगे। मतलब इन सच आर्ग्यूमेंट्स द कंक्लूजन डज इन फैक्ट फॉलो प्रोबेबल फ्रॉम द कंक्लूजन। मतलब प्रोबेबिलिटी तो है बट चांसेस हैं वो मोर देन, चांसेस आर मोर देन 50%। चांसेस हैं वो ज्यादा है 50% से। और वीक का मतलब क्या है कि आपके प्रीमाइसिस में इतनी जान नहीं है, आपके प्रीमाइसिस में इतनी पावर नहीं है कि वो आपके कंक्लूजन को सच साबित कर पाए। मतलब लेस देन 50%। 50% से कम होगा, 50% से कम होगा। An inductive argument in which truth of premise really does not prove that the conclusion is probably true. देन आएगा कोजेंट। कोजेंट का मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग तो है, स्ट्रॉन्ग तो है और साथ में उसके जो सारे प्रीमाइसेस हैं वो भी एक्चुअली में ट्रू हैं। इन रियल लाइफ, रियल लाइफ में भी वो क्या है? वो ट्रू है। अब बोल सकते हो कि वो रियल लाइफ में भी ट्रू है। अनकोजेंट का मतलब अब या तो वो वीक है या फिर उसका कम से कम एक प्रीमाइस P1 और P2 आइदर और बोथ रियल लाइफ में फॉल्स है। ठीक है, समझ रहे हो ना? वैलिड और इनवैलिड वाला ही रिलेशन चल रहा है, जैसे वैलिडिटी और इनवैलिडिटी वाला कंसेप्ट था, सेम टू सेम वही सारी चीजें हैं जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ ज्यादा दिक्कत होगी। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, ये वाली टाइप है जो आप लोगों को पेपर में पूछी जाती है। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होता है अकॉर्डिंग टू एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या हुआ कि जब आप दो चीजों को कंपेयर करके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कुछ प्रोबेबिलिटी, कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करते हो। मतलब समझ रहे हो ना? इज एन आर्ग्यूमेंट बाय एनालॉजी, कंपेयरिंग, कंपैरिजन ऑफ टू और मोर थिंग्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? कंपेयर कर रहे हैं हम दो या दो से ज्यादा चीजों को। दे हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज दे शेयर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि उनके बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब समझ रहे हो ना, उनके बीच जो
नॉलेज को शेयर किया जा रहा है, या मतलब आप जो उनके फीचर्स हैं, ठीक है, वो एक ही जैसे हैं, उनके जो फीचर्स हैं वो एक ही जैसे हैं। जैसे एग्जाम्पल, watches exhibit order, function and design. They were also created by the creator. The universe exhibit order functions, therefore the universe probably was created by a creator. सिंपल सी बात है, सिमिलैरिटी समझ रहे हो ना। जैसे दो चीजों के मतलब वो बोल देंगे ऐसा होगा और फिर दूसरा, वही जो हमने उपमान में पढ़ा हुआ है, ठीक है, पढ़ा था ना उपमान में। जैसे उपमान में दो चीजों को कंपेयर किया गया था, वैसे ही एनालॉगी में भी क्या किया गया है, दो चीजों को कंपेयर किया गया। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मतलब आपको स्टेटमेंट दे दी जाए, दो दो स्टेटमेंट्स देके आप लोगों को कंपेयर करने के लिए बोला जाए, तो आप उससे क्या जज करोगे, तो आप उससे क्या गैस लगाओगे कि ये आर्ग्यूमेंट बाय एनालॉगी, दीज आर द आर्ग्यूमेंट बाय एनालॉगी। ये किस पे बेस्ड है, ये एनालॉगी पे बेस्ड है। सिंपल। तो ये हो गया आपका एनालॉगी आर्गुमेंट। देन आता है प्रिडिक्शन। कई बार आप प्रिडिक्ट करते हो, हमारी कुछ पास्ट की एग्जांपल, पास्ट की नॉलेज होती है, पास्ट की नॉलेज होती है, उस पास्ट की नॉलेज को बेस बना के आप फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो। आपकी कुछ पास्ट की नॉलेज होती है, उस पास्ट की नॉलेज को बेस बना के आप फ्यूचर के बारे में कुछ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो। यू ट्राई टू प्रिडिक्ट समथिंग अबाउट फ्यूचर। कैसे? An argument that works based off our knowledge of the past in order to make a claim about the future. There tends to be a lot of rain in the Midwest, so it will probably rain there tomorrow. जैसे आप मिडवेस्ट में हो तो वहां पे आप लोग क्या बोलते हो कि यहां पर ना अक्सर ही बारिश होती है, तो इसका मतलब कल भी बारिश होगी, क्योंकि उसमें वहां पर मोस्टली बारिश होती है। सिंपल बात समझ में आ गई कि मतलब आप अजम्पशन बना लेते हो, आप प्रिडिक्ट करते हो कि यार यहां तो हमेशा बारिश होती रहती है, तो इसका मतलब हम आगे भी बारिश होगी। जैसे इसकी एग्जांपल है, जैसे आपका कोई टीचर था स्कूल में, कॉलेज में, वो हर क्लास में 10 मिनट लेट आता था। आपने उसकी 50 क्लासेस अटेंड की और हर क्लास में वो 10 मिनट लेट आता है, तो 51st क्लास होगी, तो आप उसमें पहले से अजम्पशन बना सकते हो कि भाई आज भी ये 15 मिनट लेट ही आएगा या 10 मिनट लेट ही आएगा। समझ रहे हो ना? तो वो कैसे, उस नॉलेज को आपको कैसे मिली, वो नॉलेज आपको कैसे मिली? क्योंकि पहले वो ऐसा कर चुका है, मतलब पास्ट में वो सारी चीजें हो चुकी हैं, है ना। क्योंकि पास्ट के मतलब प्रीवियस नॉलेज, प्रायर नॉलेज के बेस पे आप ये बोल सकते हो कि ऐसा वो करता है, तो इसका मतलब आज भी लेट ही आएगा, ऐसा। Claim about the future can be not with any certainty, so they can be absolute, even though they can be justified, they make them inductive. अब जरूरी नहीं है कि ऐसा सच हो सकता है प्रिंसिपल राउंड पे हो तो भाई 10 मिनट पहले ही आ जाए, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है कॉलेज का प्रिंसिपल है वो राउंड पे हो तो मास्टर जी 10 मिनट पहले ही आ जाए। सो फ्यूचर के बारे में सर्टेनिटी तो है नहीं, है ना, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। सो वी आर नॉट सर्टेन अबाउट फ्यूचर, सो दैट मीन्स वी, फ्यूचर के बारे में हम सर्टेन नहीं है, इस वजह से प्रिडिक्शन सही भी हो सकती है और प्रिडिक्शन गलत भी हो सकती है। यस, दीज आर टाइप्स। सर ये बुक्स का क्या हाल कर रखा है, ये असल में मैंने ना इनको सही करना है, तो इस वजह से पहले खराब की है, समझ रहे हो ना, इनको सही करना है, इस वजह से इनको खराब किया, क्योंकि अगर ये खराब नहीं होंगी तो मैं सही नहीं कर पाऊंगा।
तो अब ये इतना कचरा कर दिया है तो अब मुझे इनको सही करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये आर्ग्यूमेंट बाय एनालॉजी। अब यहां पर इसकी एग्जांपल देखो, कुछ बच्चे एग्जांपल पूछ रहे थे एनालॉजी की। जैसे देखो, आपने, आपके दोस्त ने एक बाइक परचेज की, सेम बाइक आपने भी परचेज की, तो उसकी बाइक की जो माइलेज है, जो एवरेज है, वो काफी अच्छी है। तो आप उसको बेस बना के अपनी बाइक की माइलेज को जज कर रहे हो। समझ रहे हो ना? So my Honda gets good gas mileage, so it follow that John's Honda is also get good mileage. Simple. ठीक है। तो वहां पर आपके दोस्त ने भी कोई चीज खरीदी, हमने भी कोई चीज खरीदी, तो जैसा उसका रिस्पॉन्स है, उसकी चीज का रिस्पॉन्स है, वैसा ही आपका रिस्पॉन्स। द ट्रूथ ऑफ एन आर्ग्यूमेंट लाइक दिस, जो इस तरीके का ट्रूथ होगा वो सिर्फ और सिर्फ बाई चांस पे बेस्ड होगा। सो दैट चांस मेक इट इज इंडक्टिव। तो वो प्रोबेबिलिटी है ना, हो सकता है भाई आपका बाइक, आपके बाइक में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसकी माइलेज ही ना है, वो स्टार्ट ही ना हो सकता है ना। क्योंकि देखो यहां पर जितनी भी टाइप्स आप पढ़ रहे हो ना, ये सारी की सारी टाइप्स किस चीज पे बेस्ड है? ये प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। ये सारी सारी टाइप्स प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। तो अगर ये 100% सच ही हो गया तो फिर इंडक्टिव कैसे हो गया? अगर ये आप इसके बारे में 100% कंफर्म हो गए कि भाई ये ऐसा ही हुआ होगा, तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा? है ना, फिर तो वो डिडक्टिव हो जाएगा, डिडक्टिव हो जाएगा। हाँ, फ्रॉम एनालॉगी और बाय एनालॉगी दोनों सेम ही है। ठीक है, एनालॉगी का मतलब सेम ही होता है, एनालॉगी का मतलब दो चीजों को कंपेयर करना ही होता है। देन आता जनरलाइजेशन, आर्ग्यूमेंट बाय जनरलाइजेशन। जब आप एक सैंपल को बेस बना के, जब आप लोग एक सैंपल को बेस बना के पूरी पॉपुलेशन को का रिजल्ट निकाल देते हो, जब आप एक सैंपल को बेस बना के पूरी पॉपुलेशन का रिजल्ट निकाल देते हो, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। एन आर्ग्यूमेंट दैट इज अप्लाइड टू होल ग्रुप, जो पूरे ग्रुप पे बेस्ड होता है, ऑन नॉलेज गेन्ड फ्रॉम अ स्मॉल सैंपल ऑफ पीपल, जो थोड़े से लोगों के की नॉलेज को बेस बना के बनता है। जनरलाइजेशन डिडक्टिव थोड़ी हुआ, छोटे से बड़े तक जाने के प्रोसेस को इंडक्टिव बोलते हैं। 5 out of the 10 people in Alice Hall said that they support abortion. So I can say half of Athens support abortion. एक जगह है एलिस हिल, उसमें से 10 लोगों स्टक हो गया था। तो इसके बेसिस पे आपने 10 लोगों से पूछा, उसमें से 5 ने बोल दिया यस वी आर इन सपोर्ट। तो आपने क्या जज कर लिया? आपने क्या कंक्लूजन निकाल लिया कि 50% लोग उस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। 50% पीपल आर सपोर्टिंग। 50% लोग हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। 50% पीपल सपोर्टिंग। मैं किसी के कमेंट्स को भी नहीं पढ़ता और ना मुझे पता रहता है कौन न्यू है कौन ओल्ड है। जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं सिर्फ पढ़ाता हूं। तो आप क्या करते हो? आप एक बड़े ग्रुप की जगह पर एक छोटा, मतलब जैसे 1000 लोग हैं उसमें से आपने 5 को 10 को सिलेक्ट कर लिया और उसके बेसिस पे आप जज करने की कोशिश करते हो कि कैसा होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होती है। दिस इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ही इंडक्टिव होता है।
राइट। देन आता है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी। कोई ऑथोराइज्ड पर्सन जब आपको कुछ बोलता है तो आप उस बात पे भरोसा कर लेते हो, है ना। जब आपको कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन कोई बात बोलता है तो उस पर आप भरोसा कर लेते हो। ये भी इंडक्टिव की ही एक टाइप है। दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ इंडक्टिव। एन आर्ग्यूमेंट दैट इंक्लूड समथिंग इज ट्रू बिकॉज एन एक्सपर्ट सेड इट। क्योंकि एक एक्सपर्ट बंदे ने उसके बारे में आपको बताया। जैसे आपका कोई डॉक्टर आपको कुछ बोल देता है, आपके डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि ऐसा होता है, राइट। तो आप अपने डॉक्टर की बात पे तो भरोसा करोगे ही। तो आप अपने डॉक्टर की बात पे तो भरोसा करोगे ही। जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल दी थी कि वो लेडी ने तो थोड़ा ज्यादा ही भरोसा कर लिया था ना। बोली तू मर गया है, डॉक्टर ने बोला ना तू मर गया है, तो मतलब तू मर गया है, चुपचाप लेटा रह, तू मर चुका है। तो कई बार आपका जो विश्वास होता है वो कुछ ज्यादा ही बड़े लेवल पे पहुंच जाता। तो वो लेडी उसे बोली थी ना, तेरे को ज्यादा पता है, तू मर गया है भाई, तू मर गया है। तू डॉक्टर है या वो डॉक्टर है? जब डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि तू मर गया तो मतलब तू मर गया, चुपचाप लेटा रहा। अगर यहां से हिला तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। So that is something argument from authority। कि एक ऑथोराइज्ड पर्सन ने कह दिया सो कह दिया। जैसे सेंट्रम विटामिन वर्क्स बेटर बिकॉज डॉक्टर जॉन सेड। वो आते हैं ना, आप लोगों ने एक देखा होगा, एक एड आती है जिसमें कुछ लोग हैं वो बात बैठे होते हैं और वो अपने बारे में बता रहे होते हैं। पहले मुझे दांतों में बहुत झुनझुनाहट होती थी, फिर मैंने सेंसोडाइन को इस्तेमाल करना शुरू हुआ, तब से मेरे दांतों की झुनझुनाहट ठीक हो गई है। और फिर उसके बाद एक डॉक्टर आता है जिसके नीचे लिखा होता है डॉक्टर गुप्ता बत्रा पत्रा पता नहीं क्या होता है, और वो बोलता है 100 में से 99 डॉक्टर सेंसोडाइन को ही रिकमेंड करते हैं, तो आपको भी सेंसोडाइन से ही ब्रश करना चाहिए। सो दैट इज समथिंग आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी। दैट इज समथिंग आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी कि ऑथोराइज्ड पर्सन ने बोल दिया सो बोल दिया। देन आता है आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन साइंस। कई बार आप लोगों के सामने कुछ चिन्ह होते हैं, आपके सामने क्या होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं, और उसके बेसिस पे आप मान लेते हो कि ऐसा होगा। गेन फ्रॉम द साइन अबाउट व्हाट। अब जरूरी थोड़ी है, जैसे अब सपोज करो आप कहीं पे जा रहे हो, वहां पे लिखा हुआ है कृपया धीरे चलें आगे स्कूल है, ऐसा लिखा होता है। सो आई कैन अज्यूम दैट स्कूल इज समवेयर अप अहेड। हो सकता है वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चलता हो और उन्होंने वो बोर्ड को लगा दिया हो वहां पे, जैसे अक्सर ऐसा होता है। जैसे वो एक ऐड आ रही थी ना, वो ऐड देखा होगा, जैसे ये लेटर्स लिखे हुए थे, एक शरारती बच्चा आया, वो 2 लेटर्स उखाड़ के ले गया ऐसे करके। अब साइन तो झूठ भी बोल सकते हैं, साइन तो फॉल्स भी हो सकते हैं, यस और नो। और इस चक्कर में बहुत सारे लोगों की पिटाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज समथिंग आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन साइंस।
वो आर्ग्यूमेंट जो साइन पे बेस्ड होता है उसको हम आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन साइन बोलते हैं, क्योंकि वहां पर साइन को जज करके आप रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हो। हमारी क्लास का ही था कोई, अब कौन था, आप में से ही होगा कोई। इतने शरीफ बच्चे हमारी क्लास में ही तो होते हैं, और कहां पे होते हैं। देन आता है कॉजल इन्फ्रेंस, जहां पर आप कॉज और इफेक्ट को देखने की कोशिश करते हो। आपने कोई काम किया और उसके कॉज के अकॉर्डिंग आप इफेक्ट देख रहे हो, और सच भी हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। जैसे आप एक बोतल पानी की ली, आपने उसको फ्रिज में रख दिया और आपने सोचा 4 घंटे बाद ठंडी ठंडी हो जाएगी। जरूरी थोड़ी है, हो सकता है आपकी फ्रिज खराब हो सकता है लाइट ना हो सकता है आप स्विच प्रेस करना भूल गए हो, कुछ भी हो सकता है ना। ये तो सभी के साथ होता है, मोबाइल चार्ज लगाते हो और चार्जर तो फंसा देते हो मोबाइल में, और स्विच ऑन करना भूल जाते हो। हो जाता है ना, हो जाता है ना। सो वही चीज है, आई लेफ्ट सोडा इन द फ्रीजर लास्ट नाइट सो आई कैन अज्यूम इट इज फ्रोजन। अब ये पॉसिबिलिटी ही है, दिस इज ओनली पॉसिबिलिटी। अब ये सच हो या ना हो तुम कुछ नहीं कह सकते, यू कांट से एनीथिंग, आप कुछ कह नहीं सकते। यस दीज आर वेज, दीज आर टाइप्स, कुछ भी बोल सकते हो आप। आर्ग्यूमेंट दैट प्रोसीड फ्रॉम नॉलेज ऑफ अ कॉज टू क्लेम इट्स इफेक्ट और वाइस वर्सा, द नॉलेज ऑफ एन इफेक्ट कैन बी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑफ कॉज। ठीक है, अब ये दोनों तरीके से हो सकती है, कॉज से इफेक्ट की तरफ भी, इफेक्ट से कॉज की तरफ भी, पूर्वावत और शेषावत दोनों कंक्लूजन इसका पार्ट बन सकते हैं, दोनों ही इसका पार्ट बन सकते हैं। सो दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, यू नीड टू वर्क ऑन दिस। उसके बाद ये वाली आपकी पूरी कहानी सेम टू सेम, डिडक्टिव और इंडक्टिव। अब मुझे, मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं ये आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं, क्या होता है ये वैलिड अनवैलिड। उसके बाद ये समरी पढ़ लेना अगर पढ़ना हुआ, और ये वही सेम टू सेम। ये देखो स्टेटमेंट है वो आप लोगों की ट्रू और फॉल्स होती है, और जो आर्ग्यूमेंट होता है वो आपका वैलिड और फिर इनवैलिड की कैटेगरी में चला जाता है। कैसे चला जाता है? वैलिड और इनवैलिड की कैटेगरी में चला जाता है, दैट कम्स अंडर वैलिड और इनवैलिड। ठीक है, वो कहां पे चला जाएगा? वो वैलिड और इनवैलिड की कैटेगरी में चला जाएगा। ये वाली रीजनिंग, ठीक है, अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिए, वैसे पेपर में नहीं पूछा जाता। ये वाली आपसे पूछी जाएगी, अबडक्टिव रीजनिंग। ठीक है जी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सिर्फ आप लोगों को रिकॉल करवा रहा हूं। अबडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि आप लोगों के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है जी, आप लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो आप ऐसा समझ लीजिए कि वो कंप्लीट नहीं होती। कंप्लीट ना होने की वजह से आप सिर्फ गैस लगाते हो, कंप्लीट ना होने की वजह से आप सिर्फ गैस लगाते हो। एक सेकेंड, इसमें क्या बोला था? लीड अबाउट, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ हमारे पास जो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होती है, इसकी एग्जांपल आप लोगों को वो बताई थी ना जो सीआईडी वाले करते हैं, एफबीआई वाले करते हैं। सीआईडी वाले होते हैं ना, फिंगरप्रिंट्स को पकड़ के चलते हैं, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो वो जो गैस कर, इट इज टोटली बेस्ड ऑन यूर गैस वर्क, इसमें आप और कुछ नहीं करते हो, आप इसमें सिर्फ गैस वर्क करते हो।
अरे ऑब्जर्व तो कुछ भी कर सकते हो ना, जो आपकी आंख, गैस वर्क तो उन सारी चीजों के लिए भी किया जा सकता है जो आपकी आंखों के सामने नहीं है, बट ऑब्जर्वेशन करने के लिए तो चीज सामने होनी जरूरी है ना। सो इसको आप स्पेकुलेटिव हाइपोथेसिस का नाम भी देते हो, यू कॉल इट स्पेकुलेटिव हाइपोथेसिस, और इन्फरेंस टू द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो आपकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन का पार्ट बनती है। आप उसको क्या बोल देते हो, बेस्ट एक्सप्लेनेशन बोल देते हो, वी कॉल इट बेस्ट एक्सप्लेनेशन, राइट। बताइए, किसी को इस बात में कोई दिक्कत? आप गैस लगा रहे हो और उसकी सिर्फ एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि ऐसा ही हुआ होगा, अब हुआ हो या ना हो वो एक अलग बात है, ठीक है जी। चलिए, तो ये आप लोगों का खत्म होता है, ये चार्ट पढ़ लेना, तीनों का कंपैरिजन दिया हुआ है। ये था लीड अवे वाला, ये लीड इनटू और ये लीड डाउन। कंक्लूजन इज गारंटी ट्रू, गारंटी में ट्रू होते हैं, यहां पर प्रोबेबल ट्रू होते हैं, और यहां पर कंक्लूजन होता है वो टोटली आपका किस पे बेस्ड होता है, गैस वर्क पे बेस्ड होता है। इट इज टोटली बेस्ड ऑन द गैस। यस, करते हैं ऑब्जर्व आप, नो डाउट यू डू ऑब्जर्वेशन इन द अबडक्टिव रीजनिंग, अबडक्टिव लॉजिक में आप क्या करते हो, आप ऑब्जर्व भी करते हो, आप लॉजिक लगाते हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ेंगे एक चीज को, क्योंकि एक क्लास ऐड कराऊंगा, 31st को आपकी कोई क्लास नहीं है ना, तो मैं 31st को इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूंगा। वो टॉपिक है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। मैं आपको बस इसकी बेसिक चीजें आप बता देता हूं। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा टॉपिक है, क्योंकि काफी ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हर शिफ्ट में यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और दो तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को इसमें देखने को मिलते हैं। हाँ, हर बार आता है। इसमें आप लोगों के पास एक प्रैक्टिकल टॉपिक आते हैं, एक आते हैं थ्योरेटिकल टॉपिक। आजकल जो पूछे जा रहे हैं ना वो ज्यादा थ्योरेटिकल पूछे जा रहे हैं। आप ऐसा बोल सकते हो, थ्योरेटिकल टॉपिक्स कौन से होते हैं, जो आप लोगों के रूल बेस्ड होते हैं, जो रूल इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। बेसिकली स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में आपके पास चार अलग अलग तरीके की स्टेटमेंट होती हैं, और उसके बेसिस पे आप लोग चीजों को जज करते हो। देखो, आप ऐसा सुनो, अगर मैं वॉवल्स की बात करूं, अंग्रेजी में कितने वॉवल्स होते हैं, 5, ए, ई, आई, ओ और यू। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में भी हमारे पास वॉवल ही होते हैं, बस ये ए, ई, आई, ओ चार होते हैं, इसमें यू नहीं होता। पहले सुन लो, ठीक है, सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप क्लियर हो जाएंगी। और इसको फ्रेम कैसे किया जाता है, जेड में, जेड बनाओ और इसको ऐसे ही लिख दो, ए, ई, आई और ओ। पहले इतना समझ आ गया, चार वॉवल्स होंगे और उसको ए, ई, आई, ओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने क्या कर देना, प्रेजेंट कर देना। मतलब मैं यहां पर थोड़ा सा और इसको सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहां पर क्या है, ये ए है, ये ई है, ये आई है और ये ओ है।
ऊपर की जो दो टर्म्स होती हैं, ए का मतलब क्या हुआ, ऑल, और ई का मतलब हुआ नो। ए का मतलब हुआ ऑल और ई का मतलब हुआ नो, और ये दोनों टर्म्स अपने आप में 100% होती हैं। 100% का मतलब ये दोनों टर्म्स यूनिवर्सल हैं। अब यहां पर 100% मतलब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हमारे लिए 100% का मतलब 100% होता है। तो इसका मतलब अगर ये ऑल है तो ये पॉजिटिव है ना, तो आप इसको क्या बोल दोगे, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव होता है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव, अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव हुआ, क्योंकि ये नो भी तो 100% ही है ना, तो इसको आप क्या बोल दोगे, यूनिवर्सल नेगेटिव। इतनी बात समझ आ गई, यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव। क्यों यूनिवर्सल, तो दोनों मैंने आप लोगों को बता दिया कि दोनों ही 100% है। एक टर्म है वो 100% पॉजिटिव है और एक टर्म है वो 100% नेगेटिव है। ये वाली ऑल है, तो ऑल का मतलब सब कुछ आ गया, तो ये पॉजिटिव हो गई कि सब कुछ इंक्लूडेड है। और ये नो, नो मतलब कुछ भी नहीं है, जीरो मतलब 100% नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब दोनों यूनिवर्सल तो हैं क्योंकि 100% की बात हो रही है, बट साथ में नेगेटिव भी। और ये जो नीचे वाली टर्म्स होती हैं इसको आप बोल दोगे सम, इधर वाला सम और इधर वाला सम नॉट। मतलब आप ये मान के चलो कि अगर ये पॉजिटिव है ऊपर तो नीचे भी इसके पॉजिटिव आएगा, और ये नेगेटिव है तो इसके नीचे भी नेगेटिव आ जाएगा। अब ये तो यूनिवर्सल हो गया था, तो अगर ऊपर यूनिवर्सल है नीचे तो सम है ना, सम तो कुछ हिस्सा होता है, तो सम का मतलब क्या हुआ, पर्टिकुलर। सम का मतलब क्या हो गया, पर्टिकुलर। क्यों, क्योंकि वो लेस देन 100 है, 100 से तो कम ही है ना, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, मगर 100 से कम है तो इसका मतलब पर्टिकुलर है, 100% श्योरिटी नहीं है, स्पेशल केसेस की बात हो रही है। और अगर ये सम है तो ये तो पॉजिटिव है, अगर ये ऊपर वाला पॉजिटिव है तो ये वाला सम भी पॉजिटिव होगा, तो इसको मतलब आप क्या बोल दोगे, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। दिस इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव, एंड ये स्टेटमेंट आप लोगों की क्या हो जाएगी, पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है जी, पहले ये चार चीजें अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। सिंपल से तरीके से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको लॉजिकली समझ आए, आपको रट्टा ना मारना पड़े। लॉजिकली आप लोगों की चीजें ये दिमाग में बैठ जाए। बेटा न्यू बैच ही चल रहा है ये ऑलरेडी। ठीक है जी, सो यहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये दोनों ए है, ऑल मतलब, ई का मतलब नो। ऑल मतलब यूनिवर्सल, नो मतलब यूनिवर्सल। ऑल क्योंकि पॉजिटिव है तो अफर्मेटिव हो जाएगा, नो नेगेटिव है तो यूनिवर्सल नेगेटिव हो जाएगा। उसके नीचे सम और सम नॉट, सम और सम नॉट। सम का मतलब पर्टिकुलर, यहां भी पर्टिकुलर, यहां भी पर्टिकुलर, बट यहां पर क्योंकि ऑल के नीचे है तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है जी, बेटे इस कोर्स को स्टार्टिंग से देखो, इसकी 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं और मेरी प्रोफाइल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब देखो, ए, ई, आई और ओ। ए का मतलब क्या था, ऑल। ई का मतलब क्या था, नो। आई का मतलब क्या था, सम।
और ओ का मतलब क्या था? सम नॉट। अब हमें सबसे पहला रिलेशन समझना है। इसके अंदर टोटल 4 तरीके के रिलेशन होते हैं और हमें चारों तरह के रिलेशनशिप को समझना है। एक एक को समझने की कोशिश करेंगे। आज रूल नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ रिलेशंस के नाम आप लोगों को याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो जो सबसे पहला रिलेशन आप लोगों ने याद रखना है वो आएगी आपकी एक्स। क्या होगी? एक्स। एक्स है ना? ये हो जाएगी एक्स। और ये जो एक्स वाला रिलेशन है, ये ऐसे वाला खतरा, तो इसको हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की भाषा में क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी। क्या नाम देते हैं इसको? कॉन्ट्राडिक्टरी का नाम दिया जाता है। पहली बात ये याद आ गई, कॉन्ट्राडिक्टरी। लड़कियों के एक्स होते हैं, लड़कों के नहीं होते। लड़कों के तो एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी सब होते हैं, है ना? तो यहां पर ये जो ऑपोजिट रिलेशन है, इसको हम कौन सा नाम देते हैं? इसको हम कॉन्ट्राडिक्टरी का नाम देते हैं। ठीक है जी, पहला रिलेशन याद हो गया। अब दूसरा रिलेशन, ए ओ आई ऑल नो सम सम नॉट। जो दूसरा रिलेशन है, ए ई आई, अच्छा ऑपोजिट लिख दिया। अब एक्स वाला रिलेशन खत्म हो गया। अब ऊपर की तरफ रुक जाना है, हमें यहां पर रुक जाना है। ठीक है जी, अब हमें ऊपर रुकना है। ये जो रिलेशन होता है इसको क्या नाम दिया जाता है? कॉन्ट्रेरी। इस रिलेशन को क्या नाम दिया जाता है? इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? बोले कॉन्ट्रेरी दे दे। तो जो दूसरा रिलेशन है एक्स के बाद, वो आएगा कॉन्ट्रेरी। कौन सा आएगा? कॉन्ट्रेरी। फिर चलते हैं हम तीसरे रिलेशन पे। ए ओ आई, ए ई ओ, यार क्या हो रहा है? आई ओ, आई ओ। तो ऑल नो सम और सम नॉट। तो पहले एक्स आई और गई, फिर ऊपर वाला देखा, क्योंकि तारी इतने दिखा दिए, एक्स ने ऊपर देखना पड़ गया। और फिर नीचे की तरफ देखा, क्योंकि जिंदगी डामाडोल कर दी, करियर नीचे चला गया। समझ रहे हो ना? ऐसे याद रखोगे। पहले एक्स आई, सब कुछ लूट के चली गई, तो तुम भगवान की तरफ देख रहे हो कि ये क्या हुआ। भगवान बोले मुझे क्या देख रहा, नीचे देख, करियर चला गया तेरा कुएं में। तो फिर तुमने नीचे की तरफ देखा। तो जो तू तीसरा रिलेशन है वो यहां पे है, जो ऊपर वाले के ऑपोजिट है। ऊपर वाला कौन सा था? कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, है ना? कुछ लोगों का फ्यूचर इतना ज्यादा ब्राइट होता है कुछ दिखता ही नहीं है ना? ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। कुछ लोगों का फ्यूचर इतना ज्यादा ब्राइट होता है कुछ नजर ही नहीं आता।
आप में से तो कोई नहीं है ऐसा कि सर फ्यूचर इतना ब्राइट हो गया नजर आना ही बंद हो गया, इतनी रोशनी हो गई। तो पहला कॉन्ट्राडिक्टरी, ऐसे काटी वाला रिलेशन। फिर ऊपर की तरफ देखा क्योंकि दिल टूट गया तो भगवान को अब भगवान को जिम्मेवार ठहरा रहे हो। और फिर भगवान बोला नीचे देख, नीचे देख बेटा नीचे, करियर चला गया तेरा। उन्होंने बोला अच्छा चलो। फिर एक चौथे रिलेशन पे आ गए, एक और रह गया, चौथा रिलेशन और रह गया एक, कौन सा? ए ई अयो और नो सम और सम नॉट। तो आपकी जिंदगी कैसी हो गई है? देखो मैं आपको समझा रहा हूं, देखो 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 देखो, याद करना है। देखो सबसे पहले तुम्हारी जिंदगी में कौन आई? एक्स। और सब कुछ ले गई उठा के तुम्हारा। तो अब तुम इसके लिए किसको जिम्मेवार ठहरा रहे हो दूसरे रिलेशन में? भगवान। तो आप ऊपर की तरफ चले गए, भगवान को जिम्मेवार ठहराया। तीसरे पे भगवान आपको क्या बोला? नीचे तो देखो। क्यों? क्योंकि भगवान बोला बेटे मेरे को क्या देखता है, नीचे तो देख, तेरा करियर नीचे चला गया। और चौथा, आपकी हालत ऐसी हो चुकी है रामपाल यादव वाली, मालामाल वीकली टाइप। अब कभी ऊपर देख रहे हो, भगवान को देख रहे हो, कभी करियर को देख रहे हो, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो जो चौथा रिलेशन रह गया आप लोगों का, ये ऐसा होता है, ऊपर से नीचे वाला, अप डाउन अप डाउन। इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको बोला जाता है सब अल्टर, और सब अल्ट्रेशन भी बोले जाता है। अब सब अल्टर ही याद रखो इसको, सब अल्टर और सब अल्ट्रेशन भी बोले जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये चार तरीके के क्विक सुपर रिलेशनशिप होते हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। उम्मीद करता हूं कि ये तरीके से आप लोगों को ये चीजें तो याद हो गई होंगी। इनके रूल्स हैं वो आगे की क्लास में पढ़ेंगे, मंडे को क्लास लेंगे इसकी, उसमें ये वाला और प्रोपोजिशन वाला टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिलॉजिज्म शुरू होगा, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल सिलॉजिज्म शुरू खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप लोगों का मूड एंड फिगर वाला टॉपिक है वो भी खत्म हो जाएगा, फिर डेफिनेशन वाला टॉपिक वो भी खत्म हो जाएगा। कल क्लास नहीं है, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। इसके बाद हमारी है आई थिंक हायर एजुकेशन। एनालॉगी का मतलब जब दो चीजों को कंपेयर करते हो ना, दो चीजों के कंपैरिजन से जो आपको नॉलेज मिलती है उसको एनालॉगी बोला जाता है। इसको सब अल्टर भी बोल दिया जाता है, इसी को सब अल्टरेशन भी बोल दिया जाता है। दोनों ही नाम इसके आपने याद रखने हैं। फैलेसी भी, अरे सब होगा यार, भाग क्यों रहे हो? भाग क्यों रहे हो? अबडक्टिव का मतलब होता है बेटा जब आप गैस लगाते हो, गैस लगाते हो। ये पूरी यूनिट ही एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ये जो पूरी यूनिट है ना, वो पूरी यूनिट ही एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें आप मतलब एक चीज दूसरी को रिलेट करेगी ही करेगी, आप ऐसा मान के चलो। एक चीज दूसरी के साथ, दूसरी चीज तीसरी के साथ, तीसरी चीज चौथी के साथ, सारा कुछ ही इंटर रिलेटेड है। और लॉजिकल रीजनिंग में सारी ही चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड विद ईच अदर। ठीक है जी, अभी मिलेंगे शाम को, क्लास लेंगे आज यूट्यूब पे,
और मुझे लगता है शाम की क्लास में भी हमारा LR ही है शायद, या ICT है, जो भी यूनिट होगी। अगर LR हुआ तो हम शाम को 8 बजे मिलेंगे YouTube पे एक धमाकेदार सेशन के साथ, और उसमें हम बोर्ड पे पढ़ेंगे कुछ। हाँ हाँ 2 बजे तो होगी ही क्लास आपकी, 2 बजे तो होगी, 2 बजे के बाद 8 बजे होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, JRF जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते रहिए। बाय।